नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। लंबे लॉकडाउन के बाद आज से एक बार फिर राजधानी वासी पटना जू घूम सकेंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना के दर्शकों के लिए सुबह 5:30 बजे से सुबह 10:30 बजे तक के लिए खुल गया है। इस दौरान दर्शकों को केवल वनस्पति प्रक्षेत्र में ही घूमने की इजाजत होगी। जू में घूमने के दौरान पास धारक या अन्य दर्शक भी टिकट लेकर घूम सकेंगे। दर्शकों को जू में कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, जैसे खांसी जुकाम के लक्षण न होने पर ही दर्शकों को जू में एंट्री मिलेगी। पार्क परिसर में प्रवेश करते समय सभी को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अगर कोई फेस मास्क लगाना भूल गया तो वह जू के टिकट काउंटर से फेस मास्क खरीद सकता है। दर्शक को जू में प्रवेश करने से पहले बॉडी टेम्परेचर चेक करवाना होगा। जू घूमते समय दर्शकों को वाटर पॉइंट या वॉशरूम इस्तेमाल करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कोरोना से बचने के लिए बैरिकेड्स या अन्य सतहों को छूने से बचें। जू के अंदर पान मसाला या गुटखा खाकर थूकना मना है। आपको बता दें कि कोरोना से बचाव के लिए पटना जू 14 मार्च से बंद कर दिया गया था। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म हो चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष पुलिस महकमे पर आरोप लगा रहा है कि पुलिस सरकार के इशारे पर काम कर रही है, जबकि सत्ता पक्ष और पुलिस मुख्यालय विपक्ष के इस आरोप को सिरे से खारिज कर रहा है। बिहार पुलिस की कार्यशैली को लेकर इन दिनों सियासत खूब हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से लेकर विपक्षी खेमे के तमाम नेता, यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा तक ने कई बार सवाल खड़े किए हैं। इन नेताओं ने बिहार पुलिस पर जो सबसे बड़ा आरोप लगाया है वो है सरकार के इशारे पर काम करना। पुलिस प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करना, जनता की सुरक्षा में काम करना, उनके लिए लगे रहना। ये काम तो हो नहीं रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ते जा रही है। इधर कांग्रेस भी बिहार पुलिस की कार्यशैली को लेकर खफा नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि बिहार पुलिस को अब कानून व्यवस्था बनाए रखने में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। नीतीश जी ने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरह से अपना राजनीतिक उपयोग में लाने का काम किया है, और पुलिस विभाग तो जिस तरह से हम लोग के द्वारा उठाए हुए प्रश्नों का जवाब देने लगा है, तो कहीं न कहीं वो सरकार के बचाव में आ गया। तो पुलिस के ऊपर कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव दिखता है नीतीश कुमार जी का। वहीं विपक्ष के हमले का जवाब देते हुए सत्ता पक्ष का कहना है कि पुलिस अपना काम कर रही है और उसी का असर है कि विगत साल की तुलना में इस साल जनवरी से लेकर अब तक 8.86% तक अपराध दर में कमी आई है। 8.86% की कमी हुई है, और ये जनवरी से अप्रैल तक का 2019 का और 2020 का आंकड़ा निकाल करके देख लीजिए। हमारा सलाह होगा कि कम से कम पढ़िए लिखिए जरूर। 8वां 9वां पास है, कहाँ से पढ़ें? ये अंग्रेजी में है, तो पढ़ने में तो आपको दिक्कत होगी नहीं तेजस्वी यादव। इसको पढ़िए जरूर, हिंदी तो आपको बहुत दिक्कत होता है। इन सियासी बयानबाजी के बीच बिहार पुलिस मुख्यालय का कहना है कि हाल के दिनों में सूबे में कुछ आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ है, लेकिन जल्द ही इस पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। देखा जाए तो राज्य में बढ़ा अपराध का ग्राफ चिंता की बात है, लेकिन पुलिस मुख्यालय का दावा कहां तक सही साबित होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और इस बीच बड़ी खबर आरा से है, जहां सरेआम अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्या की इस वारदात के बाद अपराधी बाइक से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि अपराधी 5 से 6 की संख्या में बाइक से आए थे। फिलहाल मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुटी है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में तनाव है। तो सरेआम और सरेराह गोली मारी गई घर के पास ही युवक की हत्या के बाद लोगों में दहशत है, और इस घटना ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए वो पिस्टल, ये मौका वारदात की तस्वीर है। पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। 6 अपराधी बाइक पर सवार होकर आए और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर चले गए। मधुबनी में आपसी विवाद के बाद एक शख्स को गाड़ी से कुचलकर मार दिया गया, जबकि 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। घटना भैरव स्थान थाना क्षेत्र स्थित महिनाथपुर के मुसहरी टोल की है।
वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। बताया जा रहा है कि एक गाड़ी पर सवार 4 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। लोचन सदाई नामक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद से गांव में जहां मातम पसरा है। मृतक के चचेरे भाई ने थाने में 5 नामजद जबकि 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। गाली गलौज कर रहे थे, जिसका जब इन्होंने विरोध किया तो उनके साथ जैसो ये चीज मारपीट की गई बुरी तरह से, और जैसो मतलब आवेश में आकर गाड़ी से कुचलकर उनकी को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। मृतक का जनप्रतिनिधि था क्या? मृतक जैसो वार्ड सदस्य पति थे। अरवल के सकरी गांव में अवैध संबंध के कारण पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर दी और शव को घर में छिपा दिया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर घर में छापेमारी की, जिसमें शव बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने पत्नी और देवर को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक पिता की संपत्ति का इकलौता वारिस था, जिसे लेकर कई लोगों की नजर उस पर थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दानापुर में इंदिरा आवास में गड़बड़ी को लेकर प्रखंड कार्यालय में जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट की तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। और देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह बीडीओ के चैम्बर में मारपीट हो रही है। इसमें पहले प्रखंड प्रमुख इंदिरा आवास सहायक को समझाने पहुंचते हैं और जब बात नहीं समझा पाते हैं तब हाथापाई शुरू हो जाती है। फिर प्रखंड प्रमुख के समर्थक इंदिरा आवास सहायक पर टूट पड़ते हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। नवादा में 10 साल के बच्चे की हत्या के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा और हिसुआ राजगीर पथ को बगोदर गांव के नजदीक जाम कर दिया। दरअसल 2 पक्षों के बीच विवाद चल रहा था, जिसके लेकर मृत बच्चे के पिता समझौता करने गए थे। उस समय उनका 10 साल का बेटा भी उनके साथ था, लेकिन जब बात नहीं बनी तब एक पक्ष ने बच्चे पर हमला कर दिया और ईंट से कूंचकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केजरीवाल सरकार के फैसलों को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच खींचतान भी बढ़ गई है। मामला यह हुआ कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अरविंद केजरीवाल की दी सरकार के 2 फैसलों को पलट दिया, तो आम आदमी पार्टी विपक्षी दल बीजेपी पर आग बबूला हो गई। दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। प्राइवेट अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व रहेंगे कोरोना तक। 7 जून को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों के इलाज होंगे, जिसके बाद देश भर में विरोध शुरू हो गया। बिहार में भी सभी पार्टी के नेताओं ने एक सुर में इस आदेश का विरोध किया। देश की राजधानी पर संपूर्ण देशवासियों का अधिकार है। संपूर्ण देशवासी देश की राजधानी में जाते हैं। यदि किसी की तबीयत खराब हो जाएगी तो क्या वो दिल्ली में इलाज नहीं करा पाएगा? ये निर्णय करना संविधान के सम्मान के दृष्टि से उचित नहीं है। ये घोर अनुचित फैसला है। इस तरह से आप किसी भी प्रांत के लोगों को इलाज से नहीं रोक सकती, है हमारा मौलिक अधिकार है। मैं समझता हूं सभी पार्टियों को इसका विरोध करना चाहिए। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अगर मनमाने फैसले लेंगे तो कहीं से भी उचित नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी से देश को ये उम्मीद नहीं थी। दिल्ली पूरे देश की है और फिर दिल्ली में राशन कार्ड और बिजली का बिल मांगा जाए कि कौन यहाँ का निवासी है और उसके बाद ही उसे स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। मुझे लगता है इससे कोई शर्मनाक कोई फैसला नहीं हो सकता था। वहीं एक दिन बाद ही दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के फैसले को पलट दिया। एलजी ने कहा कि दिल्ली के सभी अस्पतालों में हर किसी को इलाज मिलना चाहिए। अस्पताल इस आधार पर इलाज के लिए इनकार नहीं कर सकते कि कोई दिल्ली का निवासी नहीं है। इसके बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर एलजी के बहाने सियासत करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने एलजी के फैसले का स्वागत किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा प्लान बना रखा था कि कितने केसेस होने पर कितने बेड की जरूरत पड़ेगी और वो कैसे अरेंज होंगे। उसी के हिसाब से कल दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एलजी के ऊपर दबाव डाल के जबरन उनसे यह आदेश पारित कराया है कि दिल्ली सरकार के केंद्र कैबिनेट के तहत जो फैसला लिया गया उसको नहीं माना जाएगा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर यह फैसला किया था कि दिल्ली में सबका इलाज नहीं होगा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। जो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में जो मरीज हैं उन सबका इलाज होना चाहिए
और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो फैसला किया कि सबका इलाज होगा, इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। दिल्ली में जो लोग रहते हैं, दिल्ली के जो नागरिक हैं, उनका भी इलाज हो। और दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति आकर रुका है, बीमार हो जाए, तो उसको कोई भी डॉक्टर इलाज से मना नहीं कर सकता। दिल्ली में सबसे ज्यादा बिहार और यूपी के लोग बसते हैं। ऐसे में दिल्ली के सीएम के आदेश के बहाने बिहार की सियासत भी गर्म हो गई। लेकिन एलजी के आदेश के बहाने बीजेपी अब माइलेज लेने की कोशिश कर सकती है। पटना से संजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है, बिसात बिछनी भी शुरू हो चुकी है, लिहाजा चुनावी एजेंडा तय करने में सियासी दल जुट चुके हैं। अब तक यह तय हो चुका है कि इस बार सत्ता की लड़ाई नीतीश के 15 साल बनाम लालू के 15 साल के बीच ही होगा। बिहार के लिए यह साल चुनावी है। विधानसभा के चुनाव में हालांकि कुछ महीने की देरी है, लेकिन इस बार के सियासी चौसर की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कोरोना संकट के दौर में वर्चुअल रैली कर साफ कर दिया है कि चुनाव नीतीश के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा और बीजेपी जेडीयू की दोस्ती मजबूत है। तो जेडीयू के मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर का फीडबैक ले रहे हैं। पार्टी कैडर में जोश भर रहे हैं और एनडीए नेता उत्साहित भी दिख रहे हैं। 15 साल बनाम 15 साल को समझाने की कोशिश की जा रही है। पूरी तरह से प्रदेश को जातिवादी व्यवस्था में झोंक दिया था, तो नीतीश कुमार ने आने के बाद क्या परिस्थितियां पैदा की, ये तो बताना पड़ेगा ना। जिस इलेक्ट्रिसिटी के तार पर कपड़ा सूखता था, आज वहां पर बिजली जल रहा है, लोग को बताना पड़ेगा ना। लोगों को ये बताना पड़ेगा ना कि चंपारण से पटना आने में कितना समय लगता था, अब कितना समय लग रहा है। अगर आप लोगों को बताइएगा नहीं तो आने वाली पीढ़ी को कैसे पता चलेगा कि लालू प्रसाद के राज में और नीतीश कुमार में राज में क्या फर्क है। एनडीए तो पूरी तरह से एकजुट है, न नेता न नीति और कोई विचारधारा, संगठन, सभी स्तर पर हम जितने मजबूत हैं, तेजस्वी का कहीं अता पता ही नहीं। एनडीए के नेता ताल ठोक रहे हैं तो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद अपने खाटी अंदाज में पहेली बुझाने में जुटे हैं। ट्वीट कर निशाना सीधे मुख्यमंत्री पर साध रहे हैं और उन पर जनता के साथ छलावा करने का आरोप लगाकर रणछोर बता रहे हैं। कोरोना काल में लालू के तंज से तिल मिलाए जदयू नेता ललन सिंह उन्हीं के अंदाज में आरजेडी पर हमले कर रहे हैं। हाँ, लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो बिहार में घूमते थे और घूमते थे तो घूम घूम के देखते थे कि माल बनाने का स्कोप कहाँ है, माल कहाँ से बन सकता है, जमीन किसका किसका लिखवाया जा सकता है, किसको किसको नौकरी देके जमीन उसका लिखवा लेना है। लेकिन नीतीश कुमार जी कर्म करते हैं। वैसे आरजेडी को अपने नेता तेजस्वी यादव पर पूरा भरोसा है, शायद इसीलिए सियासी समर में रिस्क लेने को भी तैयार है। जो आने वाला जो कल है 2020 का चुनाव, तेजस्वी की तेज रफ्तार बनाम अन्य पार्टियों की गोलबंदी और उस बीच में उस व्यू को बेदना उनके लिए है मुकाबला। और खतरों से खेलना ही तो, जो आदमी खतरा से नहीं खेला वो राजनीति किस बात की। कुल मिलाकर इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव सीधे तौर पर नीतीश के सुशासन और लालू के कुशासन को मुद्दा बनाकर लड़ने की तैयारी में एनडीए है, तो विपक्ष नाकामियां गिनाकर सरकार को घेरने की जुगत में है। वैसे सियासी रस्साकशी के बीच अंतिम फैसला तो जनता जनार्दन को ही करना है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। अब जरा इस खबर को समझिए। दरअसल विकास पर सियासत का एजेंडा सेट किया जा रहा है। विकास के मुद्दे पर जेडीयू विकास के मॉडल पर एजेंडा तय कर रहा है। विकास के एजेंडे पर आरजेडी को बैकफुट पर डालने की कोशिश है। हालांकि आरजेडी मौजूदा हालात को ही हथियार बना रहा है। एनडीए विकास के साथ साथ रणनीतियों पर भी घेराबंदी शुरू कर चुका है। वहीं आरजेडी विकास के बजाय मौजूदा वक्त में सरकार की नाकामी तलाश रहा है। चुनाव आयोग इन सबके बीच बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की लगातार समीक्षा कर रहा है। आयोग ने इस बार असेंबली इलेक्शन ईवीएम के लेटेस्ट वर्जन के साथ कराने का फैसला लिया है। लेटेस्ट वर्जन M3। अब तक के बिहार में M1 और M2 वर्जन के ईवीएम का इस्तेमाल होता रहा, लेकिन इस बार ईवीएम के सबसे लेटेस्ट वर्जन के इस्तेमाल को अनुमति दी गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही सभी जिलाधिकारियों को मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन जल्द कर लेने का भी निर्देश दिया है।
M3 मॉडल के मशीन से चुनाव होना है। M3 मॉडल के ईवीएम और वीवीपैट से बिहार में आगामी चुनाव होना है। उन मशीनों का आवंटन अन्य राज्यों से जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से किया गया है। तो उन मशीनों को ससमय यहाँ ला करके और उसका FLC तैयारी कराने का निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिला पदाधिकारी को दिया गया है। उत्तर बिहार में शुरू की गई बागमती परियोजना प्रभावित इलाके के लोगों के लिए वरदान की जगह अभिशाप साबित हो रहे हैं। बाढ़ से बचाव के नाम पर हर साल तटबंधों पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं, लेकिन जर्जर हो चुके तटबंध हर साल बाढ़ में टूटता है और उससे भारी जानमाल की क्षति होती है। सीतामढ़ी और शिवहर जिले में एक बार फिर बाढ़ से बचाव के नाम पर तैयारियां की जा रही है, लेकिन स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। ये तटबंध कुल 90 किलोमीटर की दूरी में फैला है, जिसकी मरम्मती और रखरखाव के नाम पर हर साल जल संसाधन विभाग करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाता है, लेकिन फिर भी हालात नहीं बदलते हैं। खनाए के पिनाए के सब कुछ के जरना काठी सब के दवाई वाइला ना पार क के 2-2 घंटा खड़ा भेल तब ना पार उतर दवाई बैला। इस तटबंध की वजह से बहुत ज्यादा ही परेशानी है। हर चीज का जो भी माल मवेशी का दिक्कत, दवा दारू का भी दिक्कत, कोई चीज का यहाँ सुविधा है नहीं। मतलब हर चीज का दिक्कत है, दिक्कत है। सरकारी नहीं नाव है, नहीं सरकारी यहाँ पुल बन रही है, जो कुछ है हमारे बांध के भीतर में। बाढ़ से जो बचाव का कटाव निरोधी कार्य है वो द्रुत गति से चल रहा है। प्रारंभ में भी लगभग 15-20 दिन पहले हमने एसपी साहब ने निरीक्षण किया था और उसमें सबसे अधिक प्रसन्नता की बात यह है कि हम लोग स्थानीय स्तर पर ही काफ़ी मजदूरों को रोजगार दिए हुए हैं और जो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो कुल उसकी 4 योजनाएं हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि समय हम लोग इनको पूरा कर लेंगे। कहते हैं जहां संभावनाएं प्रबल होती हैं, उम्मीदें खुद ब खुद रास्ता बना लेती हैं। इसी बात को 8 सालों की कड़ी मशक्कत के बाद सच कर दिखाया है बेतिया के रामेश्वर कुशवाहा ने। कहते हैं जहां संकल्प मजबूत होता है, मुकाम तक का रास्ता खुद ब खुद तैयार हो जाता है। आपको सुनने में हैरानी होगी कि भला राख से तैयार कोयले से कैसे खाना बन सकता है या फिर कैसे बिजली तैयार हो सकती है, लेकिन ये हकीकत है। इसे पूरा कर दिखाया है बेतिया के रामेश्वर कुशवाहा ने। उनके इस प्रयास पर न केवल भारत सरकार ने मुहर लगा दी है, बल्कि राख से बने कोयले का पेटेंट भी करा लिया है। हम चारकोल ब्रिकेट बनाएंगे, वो पूरा प्रदूषण रहित होगा। वो स्मोकलेस कोयला होता है और उससे पूरा तरीका से जो 55% पॉल्यूशन होता है क्रॉप वेस्टेज से, वह पॉल्यूशन खत्म होगा। और कोयला जब जल जाएगा, उस कोयला का जो अपशिष्ट होगा उसमें पोटेशियम सल्फेट होता है, उसको खेत में लगाने से खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। ये एक वरदान सिद्ध होगा आने वाला समय में, बिहार के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए। रामेश्वर कुशवाहा बताते हैं कि उनकी सालों की मेहनत पर सरकार ने मुहर लगा दी है। अब वो भी देश को औद्योगिक दृष्टिकोण से मजबूत बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। कुशवाहा ने बताया कि इसके लिए वो 2012 से प्रयास कर रहे थे। 8 साल की मेहनत के बाद राख से कोयला तैयार करने में उन्हें कामयाबी मिली है। चारकोल ब्रिकेट को राइस मिल से निकलने वाले वेस्टेज पराली के साथ साथ गन्ने के सूखे पत्ते को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें काफी कम लागत आती है और इसको जलाने से प्रदूषण नहीं होगा और कोयले के इस्तेमाल के बाद मिलने वाली राख खेतों में खाद के रूप में काम आएगी। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। जहानाबाद का मोहनपुर गांव हैंडलूम के लिए जाना जाता था। यहां 1 दशक पहले सभी घरों में बुनाई होती थी, लेकिन बिजली की कमी और बाजार ना होने की वजह से मजदूर बाहर की तरफ रुक कर गए। अब कोरोना बंदी के बाद सभी प्रवासी वापस लौटकर अपने इस काम को फिर से शुरू करना चाह रहे हैं ताकि ये इलाका फिर से गुलजार हो सके। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कच्चे माल की, जो बिना सरकार की मदद की संभव नहीं है। वहीं जिला प्रशासन से जब हमने इस बारे में बात की तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी नहीं बोला, लेकिन गांव में एक टीम भेजकर सर्वे कराने की बात कही। क्या वजह हुई कि यहाँ पर बंद हो गया? बंद होने का वजह यही है कि हम लोग का समय पर न सूता मिलता था और न समय पर मजदूरी मिलता था। ये गांव में तो सिर्फ खादी भंडार का जो है से 1-2 आदमी चला रहे थे और बाकी जो है सो काम जो है से है नहीं। और सूद जो है से यहाँ आगे जो यह हुआ उत्पत्ति का, तो उसमें मजदूरी जो कम मिलने लगा तो लोग बाहर चले गए
बम्बे हैं, भिमंडी हैं, मानपुर हैं, ये लोग काम कर रहे हैं। कोरोना काल में अब अनलॉक के साथ ही ठप पड़ी व्यवसाएं अब खुलने लगी हैं। बंद कारोबार अब रफ्तार पकड़ने लगी है। साहेबगंज में व्यापार की एक सस्ती सेवा जलमार्ग के रूप में गंगा है। गंगा में एक मालवाहक जहाज के शुरू होने के बाद व्यापार में राहत मिली है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय की ओर से गंगा में 4 जहाज एजेंसियों को जहाज चलाने की अनुमति मिली है, जिसके बाद उसका परिचालन शुरू हो गया है। IW के आदेश के आधार पर यह परिचालन किया जा रहा है और हमें दोनों ही तरफ के DM और DC से NOC भी प्राप्त है। तो किस कंपनी के नाम से परिचालित होगा ये जहाज? ये जहाज आपका जय बजरंगबली स्टोन वर्क्स, जो कि माइनिंग कंपनी है साहेबगंज सकरी गली में स्थित, इनको परमिशन मिला है IWAI से। निश्चित रूप से यह जल मार्ग प्रारंभ होने से एक तो साहेबगंज जिला विश्व के मानचित्र पर एक नेटवर्क के रूप में जुड़ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ जुड़ जाएगा। वहीं दूसरी ओर इसका लंबे समय तक इस बंदरगाह के काम प्रारंभ होने से मालवाहक जहाज हो, चाहे यात्री जहाज हो या पर्यटकों को ले जाने का जहाज हो, इसके माध्यम से हजारों हजार नए रोजगार के अवसर बरसों तक सृजित होंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। न्यूज़ हेडलाइन